दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पशुपालन वाले टॉपिक को। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे पशुपालन और डेयरी के विकास के बारे में, भारतीय गायों की नस्लों के बारे में, कुक्कुट पालन के बारे में, मत्स्य पालन जिसे आप नीली क्रांति के नाम से जानते हैं उसके बारे में, श्वेत क्रांति के नाम के बारे में आपने सुना होगा उसके बारे में, डेयरी विकास के बारे में, रेशम कीट पालन के बारे में। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों पर हम लोग बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और निश्चित रूप से चैप्टर जब आपका समाप्त होगा तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर भी द एंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं इंडस्ट्री यानी उद्योग के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं। वो चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन आ चुका है स्टडी 91 के नाम से। अगर आप उसे डाउनलोड करते हैं तो बेशक आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो पाएगी। ठीक है, तो जल्दी से इस एप्लीकेशन जुड़े ताकि आप अपने जीवन को एक दिशा दे पाए और सिस्टमैटिक तरीके से आप जो है सारी चीजों को पढ़ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के बारे में। जितना भी पॉइंट आपको यहां पे दिया जा रहा है ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप जो है हर बात याद रखेगा। लेकिन अब भारत में पशुपालन का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। आपको ऐसा लगता है क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का कोई योगदान है? जी हां, बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम भारत में प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं जिसके अंतर्गत हम कृषि की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत जो है पशुपालन की बात भी की जाती है। ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो मिश्रित कृषि के बारे में तो वहां आप पढ़ते हो कि कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी जोड़ा जाता है, इसीलिए उस खेती को मिश्रित खेती का नाम दिया जाता है। वहां पर ऐसा नहीं कि किन्हीं दो फसलों को एक साथ उगाया जाता, ऐसा नहीं। मिश्रित खेती का मतलब ही है कि किसानी के साथ साथ, खेती के साथ साथ, कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन करना, उसी कहा जाता है मिश्रित खेती। उसको आप ध्यान रखिएगा। और आप सभी जानते हैं कि कुक्कुट पालन, ठीक है, जैसे मुर्गी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, रेशम कीट पालन हो गया, तो ये सभी उसी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान भी है। ठीक है, इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है कि भारत में पशुपालन का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, भारत में पशुधन के मामले में अगर पशुओं की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में अग्रणी स्थान है भारत का, एक नंबर पर आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। लेकिन पशुपालन कृषि विज्ञान के अंतर्गत एक प्रमुख शाखा है जिसके तहत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों, ऐसा नहीं कि केवल पशुओं के बारे में पढ़ा जाता है दोस्तों, पशुओं का भोजन हो गया, पशुओं का आश्रय स्थल हो गया, पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में, पशुओं के प्रजनन के बारे में, इन सभी तथ्यों का अध्ययन इस टॉपिक में किया जाता है। बट हमको उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा कम डिटेल में जाना है। ठीक है, देखिए एक चीज और याद रखिए, अगर हम आजादी के पहले की बात करें तो सबसे पहले अंग्रेजों के समय में पशुओं की गणना की बात सामने आई थी 1919 में। ठीक है, 1919 दोस्तों आप सभी को याद भी होगा। इस समय क्या आया था? मार्ले मिंटो सुधार? नहीं, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था और 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार आया था। तो उसको याद रखेगा, चेम्सफोर्ड भारतीय के वायसराय थे। ठीक है, 1919 में सबसे पहले पशुओं की गणना प्रारंभ हुई। और आजादी के बाद की बात करें तो सबसे पहले 1951 में जनगणना प्रारंभ की गई। ठीक है, कब? 1951 में। और याद रखिए पशुओं की जनगणना हर 5वें वर्ष पे की जाती है। कितने पे? 5वें वर्ष पे। इसके पहले 2012 में किया गया था, 12 के बाद 17 में किया गया और 17 के बाद अब जो है 17/5/22 में किया जाएगा। तो 2022 में अब इसकी अगली जनगणना होगी जो कि पशुओं की 21वीं जनगणना होगी। अभी तक में 20 जनगणना हो चुकी है। पिछली जनगणना के रिपोर्ट की बात करें जो पशुओं के लिए किया गया था तो वो किया गया था 2017 में। दोस्तों अगर मैं मनुष्यों की बात करूं तो भारत में जो जनगणना मनुष्यों की होती है, चाहे वो आदमी हो, चाहे बच्चे, औरत हो, कोई भी हो, तो याद रखिए उनकी जनगणना हर 10 साल पे की जाती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और अगले साल फिर से जनगणना होने वाली है 2021 में। ठीक है, तो हर 10 साल पर जनगणना की जाती है, लेकिन पशुओं के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हर 5 साल पे जनगणना की जाती है। जनगणना की बात आई गई तो मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूं। उसमें से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है आपसे, वो प्रश्न ये है कि जनगणना में किसे काउंट किया जाता है। मान लो कोई बच्चा 5-6 साल का है, क्या उसे भी काउंट किया जाता है?
आप बताओ किसे काउंट किया जाता है, जनगणना में किसे काउंट किया जाता है? तो याद रखें दोस्तों, जो बच्चा कम से कम 7 वर्ष का हो जाता है उसे जनगणना में काउंट किया जाता है, सभी को नहीं किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। 2017 में 20वीं जनगणना हुई थी पशुओं की, उसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, खरब पशुओं की प्रजातियों के अंतर्गत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, खच्चर, ऊंट, मिथुन, याक, ठीक है, इन सभी को काउंट किया जाता है। यही सभी पशु माने जाते हैं। जंगली पशुओं की बात नहीं करेंगे यहां पर। जिन पशुओं को पाला जाता है, व्यक्ति जिन पशुओं को पालते हैं उनकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। करा 19वीं राष्ट्रीय पशु जनगणना जो 2012 में होता है, 17 वाले में नहीं, अगर उसके अनुसार बात करें तो सबसे ज्यादा पशुधन कहां पर था? वो था उत्तर प्रदेश में, देन आपका राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, पहली बार मौका मिला है कि मैं खुद भी गाय की किस्मों के बारे में पढ़ा। बहुत सारी किस्में होती गाय में, बट याद रखें 4-5 किस्में आपकी परीक्षा में कभी कभार पूछ ली जाती हैं। वैसे अगर बहुत सारी किस्मों की बात करें तो यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा होगा साहिवाल गाय है। ठीक है, एक आपने फिजिशियन सुना होगा, गिर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना है ना, गुजरात में, वहां पर पाई जाती गिर गाय है। जर्सी है, राठी है, थारपाकर है, ठीक है, दियोनी है, लाल कंधारी है, ठीक है, लाल कंधा होता है इसलिए लाल कंधारी, हरियाणवी है, लाल सिंधी है, रेड डेन है, गंगा तिरी है, खेरीगढ़ है, ब्राउन स्विस है, अम्बला चेरी है, बहुत सारी है, बट इसमें से 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों डिस्कस करना चाहूंगा मैं गिर नस्ल की गायों के बारे में। कैसे याद रखेंगे? गिर कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, वहां पर राष्ट्रीय उद्यान भी है। गिर के एशियाई शेर बहुत फेमस, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं उसी गिर के जंगलों की बात कर रहा हूं। वहां पर एक स्पेशल गाय की वैरायटी पाई जाती है जिसको गिर नस्ल की गाय कहा जाता है। ठीक है, और यह नस्ल जो है खास करके गिर पड़ता है कठियावाड़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, और ये नस्ल जो है दोस्तों एक दिन में 15 से 20 लीटर दूध देती है। गाय की बात कर रहा हूं। आपने भैंस के बारे में सुना होगा कि भैंस और भी ज्यादा दूध देती है, लेकिन गाय 15 से 20 लीटर दूध एक दिन में मायने रखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा है दोस्तों साहिवाल या साहिवाल नस्ल। ये सबसे ज्यादा, मतलब जो हम लोग गाय जानते हैं उन गाय में सबसे ज्यादा अगर कोई गाय दूध देती है तो साहिवाल नस्ल की जो गाय होती है बहुत ज्यादा दूध देती है, 20 से 25 लीटर प्रतिदिन। कितना? 20 से 25 लीटर प्रतिदिन दूध देती है साहिवाल गाय। ठीक है, तो याद रखें भारत में अधिकतर गाय जो है वो साहिवाल नस्ल की ही पाई जाती हैं। अगला दे रहा है राठी नस्ल। ठीक है, तो राठी पड़ता है दोस्तों, ये राजस्थान से संबंधित है, तो याद रखेगा राठी नस्ल। ये भी जो है 10-12 लीटर दे देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। करा यह नस्ल राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में, खास करके गंगानगर, बीकानेर या फिर जैसलमेर, जो आप कह सकते हो कि राजस्थान का खासकर पश्चिमी एरिया, वहां पर पाई जाती है राठी गाय। ठीक है, ये 10 से 12 लीटर दूध जो है प्रतिदिन दे देती है। और ये रेगिस्तान में जिस तरह से ऊंटों को चलाया जाता है उसी तरह से इस गाय का इस्तेमाल भी रेगिस्तानों में किया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। 2 और वैरायटीज हैं, उनको भी याद रखें, एक हरियाणवी है और एक है रेड सिंधी। ठीक है, रेड सिंधी के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों, ये रेड माने लाल, तो याद रखिए लाल सिंधी या लाल बादामी रंग की गाय होती है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। इसका मुख्य स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास का क्षेत्र था उसकी बात कर रहा हूं। यह प्रतिदिन 10 से 12 लीटर ही दूध देती है। हरियाणवी नस्ल की गाय की बात करूं तो ये हल्के धूसर रंग की होती है, भूरे टाइप में ही रहती है, और याद रखेगा ये भी करीब 15 लीटर तक प्रतिदिन दूध देती है। खास करके दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए हरियाणवी नस्ल की गाय इसे कहा जाता है। एक चीज और याद रखें, भारत में भैंसों की प्रमुख किस्मों की बात करें तो गाय की बात हो गई, अगर मैं भैंसों की बात करूं तो भैंसों में सबसे ज्यादा पाई जाती है मुर्रा। ठीक है, मुर्रा याद रखेगा, भदावरी है, नागपुरी है, सुरती है, मेहसाना है, नीली रावी है, पाढ़रपुरी है, ये सभी भैंसों की नस्ल है, तो इनका नाम खाली आपके लिए जरूरी है, उसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुक्कुट पालन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लिख रहा है यह पशुपालन के अंतर्गत एक उपभोग है। ठीक है, कुक्कुट पालन। ठीक है, मुर्गी पालन की बात कर रहा हूं। मुर्गी मुर्गा जो है चिकन, आप जानते होंगे भारत में कितना ज्यादा प्रिय है, लोकप्रिय है। ठीक है, आपने कुछ दिन पहले तक सुना होगा कड़कनाथ चिकन के बारे में। ठीक है, कड़कनाथ चिकन को दोस्तों जीआई टैग मिला था एमपी से। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। काला मुर्गा होता है, एक बार आप गूगल सर्च कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, कारण यह पशुपालन के अंतर्गत एक उपभोग है जिसमें मांस और अंडों के लिए मुर्गी, पीरू या फिर बत्तख वगैरह का पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, कारण भारत में मुर्गी पालन सिंधु सभ्यता के समय से ही चली आ रही है, मतलब चिकन वगैरह की आवश्यकता उस समय भी रहा करती थी। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम पूंजी में इसको आप ओपन कर सकते हो, ला सकते हो। कुक्कुट उत्पादन के विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कम है, लेकिन धीरे धीरे
अब इस समय तेजी से विकास हो रहा है। अगर मैं स्पेशली अंडों की बात करूं तो याद रखिए बहुत कम समय में भारत जो है विश्व में अग्रणी अंडा उत्पादक देश बन गया, तीसरे नंबर पे अंडा के उत्पादन में आता है। और अंडा सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो लिख रहा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, इसमें भी आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन होता है। एक मुर्गी प्रति वर्ष औसतन लगभग 180 अंडे के आसपास जो है देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा लगभग 180 से 200 अंडे एक मुर्गी देती है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रेशम की बात करते हैं, रेशम पालन। ठीक है, रेशम कीट का नाम सुना होगा, शहतूत के पेड़ पर ये कीट पाए जाते हैं। ठीक है, करा विश्व में रेशम का प्रचलन सबसे पहले कहां पर हुआ था? चीन में हुआ था। भारत प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है, चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत है। लेकिन सबसे अच्छी वैरायटी का जो रेशम है वो भारत में ही होता है, इसको भी आप याद रखेगा। कर भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर रेशम की सभी 5 किस्में पाई जाती हैं, जो ज्ञात अब तक हैं वो पांचों की पांचों किस्म पाई जाती है, और किसी देश में 5 किस्में नहीं होती हैं। कर मलबरी है, ट्रॉपिकल टसर है, ओक टसर है, मूंगा है और ईरी। ठीक है, इसमें से दोस्तों सबसे ज्यादा मलबरी वाला आता है और सबसे कम मूंगा किस्म का उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा मलबरी और सबसे कम मूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह बहरामपुर में है और यह पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे दे रहा है दोस्तों राष्ट्रीय पशु मिशन। ठीक है, इसको नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का नाम से जानते हैं। ये दोस्तों ये आया था 2014-15 में, वर्ष 2014-15 में सबसे पहले इसके लाया गया था। इसके अंतर्गत जो बीपीएल परिवार धारक हैं, ठीक है, बीपीएल कार्ड होल्डर का नाम सुना होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से जो नीचे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके घर के पे राशन कार्ड पे आपने देखा होगा येलो कार्ड है, वो होते हैं बीपीएल वाले में। हालांकि अब लोगों को निकल जाना चाहिए, गांव में वैसे मुझे लगता है ज्यादातर लोग अपने आप को बीपीएल ही शो कराते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो जो बीपीएल परिवार धारक है, अगर वो इस व्यवस्था से जुड़ते हैं तो उनको सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। करा योजना के अंतर्गत पशुओं के लिए उत्तम चारे की व्यवस्था करना, उपलब्धता में सुधार करना, जोखिम कवरेज करना, कौशल विकास, ऋण के प्रवाह में सुधार, पशुपालकों का संगठन, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं, सुअर पालन, कुक्कुट पालन आदि का विकास करना। दोस्तों आज भी अगर आप देखेंगे तो आप जाकर के देखिए, जो आपका एनिमल हस्बेंड्री की जो गवर्नमेंट साइट है वहां पे जाके देखेंगे तो बहुत सारी स्कीम आते रहते हैं इस तरह के, कि अगर आप जो है ये सब पशुपालन से जुड़ते हैं, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, रेशम पालन या इस तरह के किसी भी पर, यहाँ तक कि आप गाय भी रखते हो, भैंस भी रखते हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए सब्सिडी की व्यवस्था की गई है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं जो कवर किए जा रहे हैं इस व्यवस्था के तहत। कर इस योजना के तहत राज्यों में फर्मों का आधुनिकीकरण कर उनके स्वचालन तथा जैव सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा ताकि बेहतर नस्ल तैयार हो सके। ठीक है, आगे दे रहा दोस्तों डेयरी विकास। डेयरी डेवलपमेंट की बात करें तो दूध की आवश्यकता सभी को होती है और उसी के लिए डेयरी विकास की बात हो रही है। करा डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत पशु दूध के उत्पादन एवं प्रसंस्करण का कार्य किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय, भैंस या फिर बकरी, भेड़, घोड़ा या फिर ऊंटों को शामिल किया जाता है। करा विश्व के दुग्ध उत्पादक, यहां से आप खास करके देखिए भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो गाय, भैंस और बकरी तीन की बात ही करिएगा, वो ज्यादा बेस्ट है। करा विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का प्रथम स्थान है और भारत में भी सबसे ज्यादा दूध के उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ जाता है। हालांकि प्रति व्यक्ति की बात करेंगे तो जो सबसे ज्यादा उपभोग है वो पंजाब में है, उपलब्धता की बात करेंगे तो पंजाब में। ठीक है, तो ऐसे भी आपने देखा होगा पंजाबी लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो है उनके ग्लास होते हैं जिसमें भर भर के दूध पीते हैं। तो ऐसे करके आप याद रखना, प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर पंजाब का पहला स्थान है, हरियाणा का दूसरा स्थान है, तो याद रखिएगा, और तीसरे स्थान पर जाके राजस्थान है, और उत्तर प्रदेश प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पर आता है। दोस्तों आपने श्वेत क्रांति का भी नाम सुना होगा। ठीक है, वर्गीज कुरियन ने भारत में श्वेत क्रांति लाया। 1921 में वर्गीज कुरियन जी का जन्म केरल में हुआ था 26 नवंबर को। 26 नवंबर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारे देश में संविधान पर लोगों ने क्या किया था, अपना हस्ताक्षर किया था, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान को अंगीकार किया गया था। हालांकि लागू हुआ था 26 जनवरी को। ठीक है, तो याद रखेगा, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। 2012 में भी इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। खैर भारत में श्वेत क्रांति का संबंध सहकारी स्तर पर चलाए गए दुग्ध व्यवसाय कार्यक्रम द्वारा दूध के उत्पादन तथा आपूर्ति में व्यापक वृद्धि करने से है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति
को सार्थक करने हेतु 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई और यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहां से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। आपने अमूल दूध का नाम सुना होगा, अमूल का नाम सुना होगा, वो अमूल का संबंध यहीं से, सुनिएगा ध्यान से, पूरी कहानी है। कह रहा श्वेत क्रांति की सफलता में अमूल का बहुत बड़ा योगदान है। गुजरात में एक जिला है दोस्तों, आनंद जिला। ठीक है, आनंद जिला, उसका नाम ही आनंद है। ठीक है, आनंद बोलते हैं, आनंद आप अपने भाषा में याद रखिए। तो अमूल का जो फुल फॉर्म है वो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल का फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कह रहा गुजरात के आनंद जिले के दुग्ध उत्पादकों के लिए समुचित बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सबसे पहले दिसंबर 1946 में अमूल का औपचारिक तौर पर एक रजिस्ट्रेशन किया गया। आगे चल के 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो कि सबसे प्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था, आप सभी को याद होगा। 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय जो है यही प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे चल के दोस्तों ताशकंद समझौता जब होता उस समय इनकी मृत्यु हो जाती, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों इन्होंने 1964 में जाकर के आनंद का जो है दौरा भी किया और वहां जो दुग्ध उत्पादक थे, जो व्यापारी थे, उनसे जाकर के दोस्तों उनकी समस्याओं पर बातचीत भी किया। और उसी के ठीक बाद, ठीक है, 1965 में यहीं पर आनंद में ही, जिले में ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की भी स्थापना की गई, जो आगे चल के 1969-70 के दौरान ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति की शुरुआत यहीं से की गई है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे पढ़ते हैं मत्स्य पालन के बारे में। मत्स्य पालन को नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मछली पालन की बात करें, नीली क्रांति से संबंधित इसका है। कह रहा भारत में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु चलाई गई एक विशेष योजना को नीली क्रांति का नाम दिया गया है। यह दक्षिण भारत और विशेष करके आंध्र प्रदेश में बहुत हद तक साकार भी हुआ है। नीली क्रांति के दौरान मछली पालन, मछली प्रजनन, मछली विपणन और मछली के निर्यात में काफी सुधार हुआ है। कह इस क्रांति के फलस्वरूप झींगा मछली जो है उसका जो है सबसे ज्यादा विस्तार हुआ और वो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले को जो है किंग ऑफ झींगा कहा जाता है। ठीक है, झींगा की नगरी कहा जाता है, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बस छोटा टॉपिक था और क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं तो मैं फालतू में आपको परेशान नहीं करना चाहता। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप तैयार रहिएगा, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो उद्योग यानी इंडस्ट्री चैप्टर पे हम जो है शुरुआत करने जा रहे हैं और इसमें जो है बहुत सारी इंडस्ट्री हैं भारत में, उन सभी इंडस्ट्री के बारे में मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि ये टॉपिक आपका कहीं भी किसी भी तरीके से लूज ना होने पाए। और इसके बाद दोस्तों एक आखिरी टॉपिक है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, उसके बारे में बात करेंगे। देन आपका इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि यहां पर आपको कोई भी कंफ्यूजन होने वाला है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ भी बढ़ेंगे और जो बचे हुए सब्जेक्ट है उनको भी कवर कराया जाएगा। एक बात याद रखिए, स्टडी 91 का एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। आप एक बार एप्लीकेशन पर आके देखो, अगर सच में आप अच्छे विद्यार्थी हो और आप जो है बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो, एक अच्छे स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो, तो आप इस एप्लीकेशन से जुड़े, निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। और यहां पे सारे वीडियोज क्या है ना सिस्टमेटिक तरीके से दिए गए हैं ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर भी पाए। सिस्टमेटिक, आप कहते हैं ना सर नंबरिंग के हिसाब से वीडियो दीजिए कि हम पहले क्या पढ़ें, या आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, वहां पर वो वीडियोज भी अवेलेबल है। ठीक है, तो हर विषय के मुफ्त वीडियोज अवेलेबल, आप आइए तैयारी करिए, आपका स्वागत है। और इस तरह से अगली वीडियो पे मुलाकात होती है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।